का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। मैं आपको सबसे पहले उन तस्वीरों के साथ जोड़ देता हूं जिस पर देश की निगाहें हैं। निगम बोध घाट लाया जा रहा है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी उनको श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम दर्शन के लिए भी वहां पर पहुंचेंगे। अभी कांग्रेस दफ्तर से उनके पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट लाया जा रहा है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश गमगीन है, शोक में है, क्योंकि एक विजनरी चेहरा देश का आज उनसे अलग हो गया। मैं एनके सिंह सर का रुख करूंगा। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, इस देश में हमने मनमोहन सिंह को जब समझा, वो दौर था जब आप कवर कर रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हमने जब समझा तो एज ए इकोनॉमिस्ट बड़ा एक उनके बारे में हमने जाना कि भाई उनके पास जो विचार है, आर्थिक जानकारी उनकी जो है उसका कोई सानी नहीं है, और वो देखा भी, कन्वर्जन भी हुआ। दूसरा पॉइंट इसी में जुड़ा है कि क्या उनको देश बतौर आर्थिक जो जानकार थे उसके तौर पर ज़्यादा याद रखता है, या प्रधानमंत्री का वो टेन्योर जिसमें आते आते लास्ट में कई घोटाले जुट गए। दूसरा पॉइंट इसी में सर एक ऐड कर दूं, क्योंकि मैं दोनों का ब्रीफली आंसर चाहता हूं। 1999 में लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद वो हार जाते हैं। 5 बार राज्यसभा से असम पहुंचते हैं, उसके बाद राजस्थान से वो राज्यसभा पहुंचते हैं। सर, राज्यसभा से पहुंचे, मास के बीच में पॉपुलैरिटी क्यों नहीं हासिल कर पाए? इसलिए ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं। सर, आप प्लीज समझा पाए तो समझा दें। हाँ, बड़ा गहरा सवाल है और मुझे तो काफ़ी देर इसको लगेगा तो डीप अपने को ले जाने में। लेकिन बेसिकली ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स की एक त्रासदी है कि उसमें आप वोट के याचक होते हैं और याचना में शक्ति नहीं होती, लिहाजा आपको जहां वोट मिलता है वहां तो आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन जो वोट नहीं देता उसके पास आप नहीं जाते। यह इंडियन पॉलिटिक्स की त्रासदी है। मनमोहन सिंह क्विंटेसेंशियली पॉलिटिकल थे ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन वो कर पाए। रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह दुनिया के पॉलिटिक्स के लिए एक उदाहरण है कि क्या हम साइलेंट रिवॉल्यूशन भी कर सकते हैं इंडियन सिचुएशन में, जहां की पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा टूल होता है। वो सोशल रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, या जो भी रिफॉर्म हो, लेकिन वो स्टेट से ही आता है। तो मनमोहन सिंह एक उसके प्रतिमान थे जिन्होंने साइलेंट रिवॉल्यूशन किया। जहां तक फाइनेंस मिनिस्टर के सवाल है, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नरसिंह राव ने उनको पूरी छूट दी और उसका फायदा भी मिला। आप जरा याद कीजिए 1991 में जब आप पढ़ते होंगे, हालांकि जर्नलिज्म में काफी उस समय एक्टिव थे, उस समय गाना उसके पहले चला करता था, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया एक धनवान की बेटी ने। मतलब सोशलिज्म का जमाना था उस समय। जब आप इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं इकोनॉमी, तो बहुत जगह से आपको प्रताड़ना मिल रही है, आपकी शिकायत हो रही है कि साहब अमेरिकन हाथों में बेच रहे हैं ये देश को, वगैरह वगैरह। लेकिन एक आदमी पूरी शिद्दत से खड़ा रहा, यहां तक कि जब बजट पेश किया तो बजट का ड्राफ्ट जब नरसिम्हा राव के पास पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब, इससे तो हमारी पार्टी नहीं एक्सेप्ट करेगी जिस तरह का आपने मॉडल दिया है। लेकिन वो चला, और आज आप देख रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो स्टेट इंस्टीट्यूशन से, बॉडी ऑफ लॉज से वो हमें नागरिक अधिकार देते हैं। आप जरा सोचिए, कोई तसव्वुर कर सकता था प्राइम मिनिस्टर, अगर वो पॉलिटिकल होता तो, कि राइट टू इंफॉर्मेशन दो और हर खबर आपकी सरकार की, आज सरकार छिपा नहीं पाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ी सुविधा जनता को मिली है। उसी तरह फूड सिक्योरिटी एक्ट, आप जरा सोचिए कि इस देश को फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। आप मध्याह्न भोजन देख रहे हैं, वो उस समय 12 करोड़ मिला करता था, मुझे याद है। और मैंने मनमोहन सिंह का इंटरव्यू किया, मैं अकेला व्यक्ति था, जर्नलिस्ट था। 2009 में 2 जर्नलिस्ट थे जिनको कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक मैं था और एक अंग्रेजी के किसी उसके थे। जब मैं इंटरव्यू उनका कर रहा था तो मैंने एक चुभता सवाल किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब,
नॉर्मली ये माना जाता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस 10 जनपद से आते हैं, मतलब कि सोनिया गांधी के यहां से आते हैं या कांग्रेस के अध्यक्षा के यहां से आते हैं। मनमोहन सिंह का चेहरा बिल्कुल नहीं वैसा ही था, निर्विकार भाव से, शून्य भाव से उन्होंने कहा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये सही हो तो इसमें गलत क्या है? वो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट है, क्या पार्टी की पॉलिसीज के लिए हमें उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए? ये गलत है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम सलाह लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? उस समय मनमोहन सिंह के चेहरे को अगर आप देखें, अभी भी वो गूगल में इंटरव्यू है, तो आप पाएंगे कि उनके चेहरे पे जरा भी कोई एंगर नहीं था। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पॉलिटिकल नहीं था, और इंडियन सिचुएशन में साइलेंट रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि आप पॉलिटिकल हो, गैर पॉलिटिकल हो, और तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर पॉलिटिकल होंगे तो आप एनपीटी नेशनल आपका जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टीटी है उस पे बगैर दस्तखत किए आप अमेरिका से ये डील नहीं 1, 2, 3 नहीं कर सकते थे। दूसरा, आप एनएसजी से वेवर नहीं ले सकते थे। एक बड़ा चीज था जो कि उन्होंने न्यूक्लियर उस पे किया, अपनी सरकार को दांव पे रख के। ये अलग बात है कि सोनिया गांधी ने भी मदद की, उनको पूरा वो था मतलब कि इजाजत थी, लेकिन सरकार गिरने की स्थिति में थी। मैं उस समय पार्लियामेंट हुआ करता था, पार्लियामेंट कवर करता था, मतलब हम सबको लग रहा था कि सरकार तो अब चली जाएगी। उसके बावजूद न्यूक्लियर क्यों लाए? क्योंकि उसका हमारे पीसफुल पर्पजेस के लिए एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर का, आपके एनर्जी मिक्स में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तस्वुर किया गया था। क्योंकि न्यूक्लियर हमारा काफी सस्ता पड़ रहा था, न्यूक्लियर एनर्जी, और एनर्जी की क्राइसिस जबरदस्त थी। ये तो बाद के डेवलपमेंट थे जिसकी वजह से आपको पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब चीजें आने लगी, हालांकि उनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो एक रिफॉर्म के पेस को इतनी तेजी से लाना, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता था। पॉलिटिशियन की अपनी मजबूरी होती है, वो याचक होता है वोटों का। मनमोहन सिंह बिल्कुल याचक नहीं थे। मुझे याद आता है कि जब भी ऐसी कोई क्राइसिस, तो लिहाजा जनता मनमोहन सिंह को वोट नहीं देगी, क्योंकि जनता इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मिस्ट को, कोई एक रिफॉर्मर बना हो, सर बीच में एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं, कई बार होता है कि वो लाइक नहीं करती क्योंकि वो मैसेजेस नहीं जाते। इसी जवाब के साथ, चूंकि आपने एक बात बोला ना कि जनता ऐसे चेहरे को वोट नहीं देगी, तो फिर से सेकंड टेन्यूर किसके चेहरे पे आया? मनमोहन सिंह के चेहरे पे आया या सोनिया गांधी के चेहरे पर है यूपीए पहुंच? नहीं, देखिए आप याद करिए, जब मनरेगा आया तो हम सब लोग उसको लेके बहुत आशान्वित थे, क्योंकि वो एक इनकम सप्लीमेंट प्रोजेक्ट था, और बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट लेके, ये कंसेप्ट रिवॉल्यूशन लोग को समझ में नहीं आता। मध्याह्न भोजन, ये आपका राइट, ये सब क्रांतिकारी कदम है जो बहुत साइलेंट तरीके से किए गए। तो ये सारे मनरेगा की वजह से हुआ क्या कि आपको उसके बाद भी 2009 के चुनाव में उसका फायदा मिला, क्योंकि जॉब्स का अगर आप वो देखें, फ्लो देखें, तो मैक्सिमम एक साल में जॉब अगर दी गई थी तो वो 2009 और 10 में दी गई थी। आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो हकीकत यह है कि मनरेगा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार पार्लियामेंट में आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कहा था, दिस इज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड आई विल कीप इट टू शो द पीपल हाउ फेल्ड स्कीम्स वेयर लॉन्च्ड। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हाँ माफ कीजिएगा, हिंदी में कहा था कि ये एक मॉन्यूमेंटल फेलियर है कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार का, और हम इसको बनाए रखेंगे दिखाने के लिए। आज वही मनरेगा सरकार का भी एक बहुत बड़ा सर मैं आपको रोक रहा हूं, सर मैं फिर से रोक रहा हूं, मनरेगा के लिए 5 गुना ज्यादा दिया जा रहा है। मोदी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा।